बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन अंडर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। देखो लास्ट लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद का जो टॉपिक है केपलर्स लॉ के बाद आप हेडिंग डालो जनरल सॉल्यूशन अंडर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसका मतलब है क्या कि कोई भी बॉडी यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है तो उसके मोशन का जनरल इक्वेशन क्या निकल के आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से। यहां से 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं आपके सामने है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट R इक्वल टू P अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। आपको प्रूफ करना है कि R इक्वल टू P अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा होता है। एंड हाउ डज द पाथ ऑफ ए मूविंग बॉडी, किस तरह से एक मूविंग बॉडी का पाथ डिपेंड करता है किस पे, एसेंट्रिसिटी पे। यहाँ जो एप्सिलॉन है इसे हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज R इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है और बताना है कि किस तरह से मूविंग बॉडी का पाथ एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको ये सिंप्लीफाई करना है। 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्पेशली मैं हमेशा आरयू की ही बात करती हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी की। ओके, सो राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं आप एक बार देख लेना कि आपके जो बड़े वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने नंबर के आते हैं। ओके, बट वहां पे भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एंड ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ ऑर्बिट। कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है तो उसके मोशन के बारे में हमें डिस्कस करना है और इक्वेशंस ऑफ ऑर्बिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप दोनों ही क्वेश्चंस को राइट डाउन करिए। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं कि किस तरह से जनरल सॉल्यूशन निकल के आता है कोई भी बॉडी यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती है। ओके, सो हेडिंग डाल लो और दोनों ही क्वेश्चंस आप राइट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिकल हो, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग वही है जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले लेक्चर नंबर 6, सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 6 को स्टडी करिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइए। वाई? बिकॉज में वहां से जो अपने पास सॉल्यूशन आ रहा है, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है कि कोई भी बॉडी यदि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है तो उसका ट्रेजेक्टरी क्या होता है, उसका इक्वेशन में यहाँ पे डायरेक्ट यूज में लूंगी। ठीक है, तो प्लीज अभी तक आपने पहले वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को अटेंड करिए। वाई? बिकॉज मैंने बहुत सीक्वेंस से उनको अपलोड कर रखा है। यदि आप बैक टू बैक वहां से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। और डायरेक्ट आप इस टॉपिक पे आ रहे हो, इस टॉपिक का स्टडी करने से पहले लेक्चर नंबर 6 ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, ट्रेजेक्टरी ऑफ है पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, पहले आप उसको अटेंड करिए, उसके बाद इस टॉपिक का स्टडी करिए। आपको बहुत इजी लगेगा पढ़ने में भी और आपको भी पता नहीं लगेगा कि कब आपका ये टॉपिक हो गया। ठीक है, सो ज्यादा बात नहीं करते हैं, आप दोनों क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए, या तो स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। ठीक है, तो आए टॉपिक पे। ओके, कर दो मेरे। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो आप सभी लोग फैमिलियर हो। होता क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? 2 मासेस बॉडीज के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और बेसिक फॉर्मूले की हम बात करें तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इट्स अ सेंट्रल फोर्स ना, एक सेंट्रल फोर्स ही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रल फोर्स समझते हो ना, ऐसे फोर्सेस जो किसी पॉइंट के टूवर्ड या फिर अवे एक्ट होते हो, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? जहां पे भी आर का फैक्टर होता है, आर पे डिपेंडेंसी को शो करते हैं, ऐसे फोर्सेस को ही हम सेंट्रल फोर्स बोल रहे थे। लाइक यदि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे बात करूं तो F इक्वल टू कितना होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, सो आर का फैक्टर है ना, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन आर, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ऐसे फोर्सेस जो किसी पॉइंट के टुवर्ड या फिर अवे एक्ट होते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? एक सेंट्रल फोर्स ये। ओके, सो यहाँ पे जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है? मास ऑफ बॉडी, और m2 भी क्या है? मास ऑफ बॉडी, और r डिस्टेंस बिटवीन
बहुत ओके। और जनरल और इसको हम एक्सप्लेन करें तो बेसिक जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है -g(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। आरकेप, आरकेप यहाँ किस चीज को शो करता है, डायरेक्शन को। माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, माइनस साइन क्यों लगाया, वाई, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका टाइप क्या होता है, अट्रैक्शन टाइप होता है, अट्रैक्टिव टाइप का होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है। लाइक मैं इस मार्कर को गिराऊंगी तो कहां जाएगा, नीचे ही जाएगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, टू मासेस बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स। एंड द बेसिक फॉर्मूला इज F इक्वल टू माइनस का जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर आरकेप। या आप इस तरह से भी समझ सकते हो माइनस का आरकेप, इट मीन्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होगी। किसी भी बॉडी को आप थ्रो करते हो तो वो नीचे ही जाएगी, वाई, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो करें स्टडी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, तो आपको वहां पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले एक चीज को समझो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट्स अ टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स ना, टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स। अब कोई भी बॉडी यदि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है तो उसका ट्रैजेक्टरी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेक्चर नंबर 6। अभी तक लेक्चर नंबर 6 अटेंड नहीं किया तो पहले वो अटेंड करिए। व्हाई, बिकॉज कोई भी बॉडी सेंट्रल फोर्स में मूव कर रही है तो वहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं वहां से डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यहाँ पे यूज में लूंगी। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है आपको, जनरल सॉल्यूशन अंडर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, मतलब कोई भी बॉडी कंसीडर करनी है जो कि मूविंग है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड वी नो वेरी वेल कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है और एक सेंट्रल फोर्स है, तो उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, बताओ। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी का हमारा जो इक्वेशन निकल के आ रहा था वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहाँ पे। ओके, और इसका आपको डेरिवेशन लेक्चर नंबर 6, इसकी प्लेलिस्ट में जाना, आप सेंट्रल फोर्स की प्लेलिस्ट में जाना, लेक्चर नंबर 6 वहां पे कंप्लीट सिंप्लीफाई करवा रखा है। ओके, योर सॉल्यूशन इज दिस कि कोई भी बॉडी यदि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती है, कोई भी बॉडी सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती है तो उसके ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन ये होता है। ओके, और आप वहां पे डिफाइन भी करते हो कि r इक्वल टू कितना होता है 1/u या फिर u इक्वल टू 1/r। ओके, ये हम वहां पे डिफाइन भी करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कि कोई भी बॉडी सेंट्रल फोर्स में मूव करेगा। और हमने ये यूज में क्यों लिया है, बिकॉज आप यहाँ पे हेडिंग में पढ़ो ना अच्छे से। हेडिंग में क्या है कि कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के इंटरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स ना, और सेंट्रल फोर्स है तो उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, सो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे यूज में ले लिया। ठीक है, नाउ वी डिफाइन Fr। व्हाट इज Fr? Fr इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, g m1m2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का आर केप। माइनस का आर केप क्यों, बिकॉज हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही एक्ट होता है। नाउ वी कंसीडर here we consider g m1 m2 equal to k है क्या, कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। व्हाई, बिकॉज g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 मासेस ऑफ बॉडी ना, वो भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, तीनों को कंबाइन करके कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं किससे, k से। सो Fr आपके पास कितना आ रहा है, Fr आपके पास कितना आ रहा है, k अपॉन आर स्क्वायर और आर केप। ओके, और ये रहा माइनस का साइन। सो क्या करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट कर देते हैं Fr की वैल्यू। जैसे ही हम यहाँ पे Fr की वैल्यू पुट करेंगे आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u। ओके, और ये वाली जो टर्म है इसको मैं इधर लेके आऊं तो क्या बनेगी टर्म, m अपॉन j स्क्वायर u स्क्वायर। क्या किया है मैंने, देखो इक्वेशन नंबर 1 अच्छे से देखो, इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें जो आगे वाली टर्म है इसको यदि मैं इधर लेके आऊंगी तो क्या होगा, m अपॉन j स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। यही बन रहा है ना, m अपॉन j स्क्वायर u स्क्वायर। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ Fr, पुट द वैल्यू ऑफ Fr फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी है। Fr की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का k अपॉन आर स्क्वायर आर के। कोई डाउट, इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। ओके, इसमें हमने Fr की वैल्यू पुट की है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट Fr की वैल्यू पुट की है। और Fr क्या लेके चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाई, बिकॉज टॉपिक अच्छे से पढ़ो,
आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस पे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। ओके, और यहाँ पे जो इसके ब्रैकेट के बाहर वैल्यू थी उसको मैं इधर लेके आई तो ये उल्टी हो जाएगी, m अपॉन जे स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ओके, सो 1/u को आप क्या लिखते हो, r ना, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 है तो 1 अपॉन यू स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या बनता है, u इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एम के अपॉन जे स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन यू स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं r स्क्वायर, तो मैंने यहाँ r स्क्वायर लिख दिया। ओके, एंड 1 अपॉन r स्क्वायर एंड दिस इज r कैप, दिस इज r कैप। ओके, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म इज d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर। ओके, एंड आर क्यूब किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस इक्वेशन तक कोई दिक्कत है क्या, बहुत ही सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं किया। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमने यूज में ली है, फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पुट करना था तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गया। आपको नीचे का दिख तो रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, दिख रहा है अच्छे से। सो नाउ पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। आगे हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो अब क्या करें, थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं, ऊपर की 2 लाइन इरेज कर रही हूँ, हेडिंग और 2 लाइन इरेज कर रही हूँ। देखो अब इसको किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u, यदि मैं इसको इधर लेके आऊंगी RHS साइड से LHS साइड लेके आऊंगी तो नेगेटिव साइन ना, m के अपॉन जे स्क्वायर इक्वल टू 0। आर केप डायरेक्शन को शो कर रहा है तो आप इसको अभी लेके चलो तो अच्छा, नहीं लेके चलो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, ये एक बेसिक इक्वेशन बन रहा है। नाउ इफ वी कंसीडर u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर इक्वल टू जाई। हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर को एक कोफिशिएंट जिसे हमने जाई से डिनोट किया है। तो यहां से u क्या आएगा, जाई प्लस एम के अपॉन जे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन में, अबाउ इक्वेशन में आप देखो एक बार, अबाउ इक्वेशन में आपको वैल्यूज किसकी चाहिए, u, ठीक है, ये रहा आपके पास d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर। कर लोगे क्या कैलकुलेट, कैसे करना है, u पता है, थीटा के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो नॉट अ बिग डील, अपन कर लेंगे। du बाय d थीटा निकालो, क्या आएगा, d जाई अपॉन d थीटा प्लस क्या लिखूं, 0, क्यों, बिकॉज m इज मास ऑफ पार्टिकल, कांस्टेंट क्वांटिटी है, k आप कांस्टेंट लेके चल रहे थे, j को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया, क्यों, आपने पढ़ा है, पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए तो आपको पता होगा अच्छे से कि कोई भी बॉडी यदि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, जे वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ओवरऑल यदि मैं टाइम की बात करूं तो ये कांस्टेंट हुई ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, सो नाउ अभी तो हमें d2u अपॉन d थीटा चाहिए, तो क्या करें, 1 टाइम और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहां हमने 1 टाइम और डिफरेंशिएशन किया एंड द वैल्यू विल बी d2 जाई अपॉन d थीटा स्क्वायर। ओके, पुट कर दो। अब इक्वेशन में यदि हम इसको पुट करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, पुट करो यहाँ पे d2 जाई अपॉन d थीटा स्क्वायर, इसको आप क्या कंसीडर करके चल रहे थे, जाई ना, तो प्लस का जाई इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई करो किस टाइप की इक्वेशन है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ना, दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, एंड इक्विवेलेंट टू SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड इक्विवेलेंट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं, साई इक्वल टू साई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगेन रिपीट कर रही हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है,
ओके यहाँ पे जो टर्म है u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर, इसको हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, जाई इज एन कोफिशिएंट। ओके फिर यहाँ से हमें इस इक्वेशन को फॉर्मल बनाना है। फॉर्मल बनाने के लिए हमने टू टाइम डबल डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इसको आप जाई लेके चल रहे थे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रहा है, डी टू जाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस जाई इक्वल टू 0 एंड दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्विवेलेंट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जाई इक्वल टू जाई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। हियर मेंशन करना, हियर जाई नोट एंड थीटा नोट बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट। तो यहां से यदि हम u की वैल्यू निकाले तो आप निकाल लोगे क्या, u कितना होता है, ध्यान रखना u इक्वल टू 1/r। अगेन रिमाइंड करवा रही हूं मैं, u इक्वल टू 1/r। और आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में आपने देखा भी था कि आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करें, u ये रहा इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर आपकी जो भी इच्छा है वो दे दो। कितना चल रहा है देखो, मेरा तो मिस हो गया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 and 5। सिंपल आप समझो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो जाई की वैल्यू है ना वो यहाँ पे पुट करनी है। यदि मैं जाई की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगी तो u का एक्सप्रेशन क्या होगा, निकाल लो ना, निकाल के देखते हैं आप। देखो अच्छे से सुनना, नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ जाई इन u। यदि हम u में पुट करते हैं तो u आपके पास कितना आएगा, जाई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट प्लस एम के अपॉन जे स्क्वायर, राइट ना, करेक्ट है। u का ये रहा फॉर्मूला, हमने यहाँ पे जाई की वैल्यू पुट कर दी। ओके नाउ व्हाट इज u इक्वल टू 1/r, कर देते हैं पुट। ओके यदि मैं इसको पुट करूं 1/r तो ये रहा 1/r, ठीक है। और यहां से हम m के अपॉन जे स्क्वायर कॉमन ले, m के अपॉन जे स्क्वायर कॉमन ले, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस यहाँ पे टर्म नहीं है तो जे स्क्वायर अपॉन एम के। ओके एंड जाई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट, ये आपका इक्वेशन बन रहा है। आपका टारगेट क्या था, r कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे, 1/r तो आ ही गया, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके सो नाउ हियर वी कंसिडर, अगेन हियर वी कंसिडर, देखो हम यहाँ पे कैसे कंसिडर कर रहे हैं, अच्छे से देखना एक बार, एम के अपॉन जे स्क्वायर, इट मीन जे स्क्वायर अपॉन एम के इक्वल टू पी, जे स्क्वायर अपॉन एम के इक्वल टू पी एंड जे स्क्वायर जाई नोट अपॉन एम के इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है क्या यहाँ पे, एसेंट्रिसिटी। ओके सो नाउ इक्वेशन विल बी 1/r इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर, कितना हुआ 1 अपॉन पी ना, 1 अपॉन पी एंड ब्रैकेट में 1 प्लस जे स्क्वायर एम के जाई नोट, हम इसको एप्सिलॉन बोल रहे हैं, कोस थीटा माइनस थीटा नोट। ओके टारगेट r कैलकुलेट करना था, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्ट कर दो इक्वेशन को, जैसे आप रिवर्ट करोगे तो p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस थीटा नोट, क्या आपका आंसर आ गया यहाँ पे। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या था, r इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा, एंड थोड़ा बहुत तो हम पहुंच चुके हैं, इट्स लुक लाइक सिमिलर, ठीक है। हमने जो आंसर वहां पे जो हमने क्वेश्चन लिखा था उससे थोड़ा ये मैच कर रहा है, ठीक है। एंड r यहाँ पे देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, r इट्स डिपेंड्स ऑन थीटा ना, इफ वी चेंज वैल्यू ऑफ थीटा, इफ वी चेंज वैल्यू ऑफ थीटा, इफ वी चेंज वैल्यू ऑफ थीटा, the value of r change from minimum to maximum value, how, put करके देख लो, if we put theta equal to theta naught, this is case 1। ओके पुट करो आप, थीटा इक्वल टू थीटा नोट यदि हम पुट करते हैं तो कोस थीटा नोट माइनस थीटा नोट कितना हुआ, कोस जीरो कितना होता है 1, यदि कोस 0 1 है तो ये फॉर्मूला विल बी p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ओके अब देखो 1 प्लस एप्सिलॉन, डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू है तो r अपने आप क्या हो गया, मिनिमम ना, सो r मिनिमम आपके पास कितना आ रहा है, p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो इस तरह से थीटा के डिफरेंट वैल्यूज पे हमें r के डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट हो रही है। ओके नाउ इफ वी पुट, नाउ सेकंड केस देखो, लिख लो चलो आप एक बार,
ये लिख लो। रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। यहां से देखो u हमने कैलकुलेट कर लिया, एम के अपॉन जे स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया है, तो यहाँ देखो 1 और यहाँ पे एम के अपॉन जे स्क्वायर है नहीं, तो जे स्क्वायर अपॉन एम के यहाँ आ जाएगा साइन नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। ओके, उसके बाद हमने कंसीडर किया कि जे स्क्वायर अपॉन एम के इक्वल टू पी और जे स्क्वायर साइन नोट अपॉन एम के इक्वल टू एप्सिलॉन नोट। इफ यू पुट बोथ वैल्यूज तो 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय पी 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस थीटा नोट। आपका टारगेट था आर कैलकुलेट करने का, तो हमने इस इक्वेशन को रिवर्ट कर दिया। जैसे हम रिवर्ट करेंगे तो आर कितना आ रहा है, पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस थीटा नोट। तो यहां हम आर को देखें तो इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन थीटा ना, तो थीटा की जैसे हम वैल्यूज चेंज करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो फर्स्ट केस हमने यहाँ पे क्या लिया कि थीटा इक्वल टू हमने थीटा नोट पुट किया है। थीटा इक्वल टू थीटा नोट यदि हम पुट करते हो तो कोस जीरो कितना होता है 1। इट मीन देखो डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू है तो ऑब्वियस आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। सो इट्स शो आर मिनिमम। तो आर मिनिमम आपके पास कितना आ रहा है, पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, सेकंड केस की हम बात करते हैं। इफ थीटा इक्वल टू, सेकंड केस में क्या लेके चल रही हूं, इफ थीटा इक्वल टू मैं पुट कर रही हूं थीटा नॉट प्लस पाई। ओके, पुट करके देख लेते हैं आर कितना आएगा, आर इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस पुट करो एक बार, थीटा नोट प्लस पाई माइनस थीटा नोट। ओके, थीटा नोट से थीटा नोट कैंसिल, कॉस पाई कितना होता है -1 ना, इट मीन वैल्यू विल बी दिस। डिनोमिनेटर में 1 माइनस एप्सिलॉन मतलब छोटी वैल्यू है, तो ऑब्वियस आर क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से हमने आर मिनिमम और आर मैक्सिमम निकाल लिया। ठीक है, नाउ एक और केस लेके चलते हैं हम। इफ थीटा इक्वल टू थीटा नोट प्लस 2 पाई, बताओ क्या वैल्यू आएगी। आर इक्वल टू पुट करके देख लो, पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा प्लस 2 पाई, थीटा नोट प्लस 2 पाई माइनस थीटा नोट। ओके, थीटा नोट से थीटा नोट कैंसिल, कोस 2 पाई कितना होता है 1 ना, 1। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, आर इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, 1 प्लस एप्सिलॉन। तो देखो कहाँ आ गए हम, जो फर्स्ट वैल्यू हम लेके चल रहे थे 8 थीटा इक्वल टू थीटा नोट। इट मीन थीटा नॉट प्लस 2 पाई पे आप वापस सेम पोजीशन पे आ रहे हो, कौन सी, इनिशियल पोजीशन पे। थीटा इक्वल टू थीटा नोट पे भी सेम वैल्यू आ रही है देखो, ठीक है, और थीटा इक्वल टू थीटा नोट प्लस 2 पाई पे भी सेम वैल्यू आ रही है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। स्टार्ट हुए थे हम थीटा इक्वल टू थीटा नोट से और थीटा नोट प्लस 2 पाई पे अगेन हम सेम पॉइंट पे आ गए, दिस इज नोन एज टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। दिस इज known as turning point. This is known as turning point. Okay, if आगे देखो एक बार, if your rotating frame of reference is like theta naught equal to 0। यदि हम थीटा नोट को 0 इक्वल लेके चले तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, r इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज कॉनिक सेक्शन इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन इक्वेशन। ओके, और आपको प्रूफ क्या करना था, शो करना था ना कि r इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा होता है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट्स अ टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स। यदि वो टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स है तो ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल हम ऑलरेडी निकाल चुके थे लेक्चर नंबर 6 में, तो वो इक्वेशन हमने डायरेक्ट यूज में ली, एफ आर की वैल्यू हमने पुट की, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया और सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है, आर इक्वल टू P upon 1 plus epsilon cos theta, and this equation is known as conic section equation. It mean कोई भी बॉडी यदि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो वहां पे r की वैल्यू कितनी होगी, P upon 1 plus epsilon cos theta। तो ये सॉल्यूशन तो आप कर लोगे ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से पाथ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स वहां पे क्या क्या निकल के आती है। ओके, तो आप इसको अच्छे से लिख लो, एक बार रिवाइज भी कर लेना। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो। यदि वहां पे भी नहीं बात कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज बना हुआ है, आईडी है इंस्टाग्राम पे वर्च्यू क्लासेस 99। ओके, ये इंस्टा पे पेज बना हुआ है, आप यहाँ पे भी अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो।
ठीक है। और लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, आप लाइक नहीं करते लेक्चर्स को। यदि आपको वहां से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल रहा हो ना, मैं ये नहीं बोलती कि मैं 100% दूंगी तो आप लोग भी 100% गेन कर पा रहे होंगे, ओके, बट थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिल रहा है वहां से, थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि हाँ कि हमने कुछ गेन किया है, तो प्लीज एक लाइक जो बटन है उसको दबा दिया करो। उसको दबाने में आपका कोई कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है। उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल जाए। और आपकी जो कमेंट्स आते हैं पॉजिटिव कमेंट्स, उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एक टाइम होता है कि वापस हम लोग इनफैक्ट मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, ठीक है, मेरी आदत है हम बोलने की, तो मैं मेरे लिए बोल रही हूँ कि आपका कोई एक पॉजिटिव कमेंट भी आता है ना, तो जो एनर्जी होती है ना हमारी, वो यहाँ से यहाँ चल जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा समझ आता है, आपको खराब कमेंट भी करने तो करो, लेकिन उससे मुझे पता तो चलेगा ना कि हाँ मुझे इंप्रूव क्या करना है। आप बोलोगे नहीं, आप बताओगे नहीं, तब तक मुझे कुछ समझ आएगा नहीं, ऐसे में पढ़ाती रहूंगी। अब वेदांत का मैसेज आया था कि मैम प्लीज अपलोड द सेंट्रल फोर्स, मतलब सेंट्रल फोर्स वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ जैसे मुझे टाइम मिले। ये गलती है मेरी कि मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाती, और आपके एग्जाम्स भी बहुत पास में आ रहे हैं, तो मैं ट्राई तो करती हूँ कि मैं आपको रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करके मतलब अपलोड करूँ या मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, ओके। तो एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो। अपने यहाँ चैनल की खासियत है कि यहाँ टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं कि उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनेंगे। टॉपिक्स तो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ आया कि क्वेश्चन क्या है और इसमें आपको लिखना क्या है, तो फिर आप एग्जाम भी नहीं कर पाते हो, जनरली अटेंड ही नहीं कर पाते, क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते जब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हो आप लोग कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलके बना है, ओके। तो थोड़ा एफर्ट यदि मैं मार रही हूँ तो थोड़ा एफर्ट आप भी मारो, कुछ नहीं करना, एक लाइक बटन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना है, और कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा सा भी इसमें प्रॉफिटेबल लग रहा हो कि हाँ हमें थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो कमेंट करके बता दिया करो। और कुछ इंप्रूव करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इंप्रूव भी करना है, तो मैं 101% इंप्रूव करूंगी। आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओके, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। कोई लेक्चर नहीं समझ आ रहा, दोबारा अपलोड करना है तो वो दोबारा भी अपलोड कर दूंगी। बट जैसा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, आप एक बार कमेंट करके बताओ। इंप्रूव करना है 101%। आप बोलोगे एक लेक्चर को नहीं समझ आया, मैं 10 बार रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है, और इंप्रूव करके अपलोड कर दूंगी। बट आप बोलो, आप कुछ तो बोलो, कोई बात नहीं, नेगेटिव कमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें इंप्रूव करूंगी, मैं उसको नेगेटिव नहीं लूंगी। आपको जैसा भी आप फील कर रहे हो, जैसा भी समझ आ रहा है, आप बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, नोट्स बना लेना, इसमें ज्यादा थ्योरी तो कुछ है नहीं, मैथमेटिकल डेरिवेशन था, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।